Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. यहाँ एक न्यूज़ है कि मीट शॉप ओनर इन यूपी अटैक्ड ऑन सस्पिशन ऑफ कैरिंग बीफ। ये तो होता आ रहा है कुछ सालों से। कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन बांग्लादेश इवेंट्स, फिर से हम बोलेंगे, कल भी बोले थे कि बांग्लादेश और इंडिया रिलेशन पे आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा, इसे यूपीएससी पूछ सकता है इस बार। रेलवे टू हाइक फेयर, दाम बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, उस पर कुछ कंट्रोवर्सी अब होगा ही, अपोजिशन कुछ बोलेगा, सरकार डिफेंड करेगी। President grants assent to rural jobs bill. Government lists 4 focus area for works. तो ये जो एसेंट तो मिलना ही था, ये जो 4 फोकस एरिया है उसको ध्यान में रखिएगा। जो 4 फोकस एरियाज हैं वो है, एक वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। ये क्या है, ये बेसिकली जो भी काम होगा ना वो इन चारों एरियाज पे फोकस करेगा, बस इतना ही है। लेकिन इनको आप याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है, वो 5-6 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन कौन सा सही है। या आप जो वन वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, फोर ओनली करता है उसमें कुछ ऑप्शन सेट करके वो दे देगा। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 1,51,282 करोड़, 1,52,282 करोड़ रुपया इस पे अलॉट होने वाला है इस स्कीम के लिए। एडिटोरियल में अगर देखें तो विंटर इज बिहाइंड, अ लेस एक्रिमोनियस सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन। ये इसमें दिया हुआ है क्या क्या हुआ विंटर सेशन में, कौन कौन सा बिल पास हुआ, क्या हुआ। वंदे मातरम पे डिबेट हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि एक रेजोल्यूशन पास हो जाता तो बेटर रहता। फिर कितने देर का डिबेट हुआ, किस पे कितने देर का डिबेट हुआ, कितना स्पीकर्स बोले, यही सब है। जो 2 टर्म मेरे को ध्यान में मतलब लगा कि हाँ ध्यान में रहना चाहिए, पहला है क्वेश्चन आवर और दूसरा है ज़ीरो आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, ऐसा जो जब भी सेशन स्टार्ट सिटिंग स्टार्ट होता है तो उसमें पहला जो आवर होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। उसमें मिनिस्टर्स जवाब देते हैं और जो भी मेंबर्स होते हैं वो सवाल पूछते हैं। तो जो सवाल पूछा जाएगा वो केवल मिनिस्टर से नहीं पूछा जाएगा, वो प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है, और केवल ऑपोजिशन ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी पूछ सकते हैं। आपको याद होगा एक न्यूज़ आया था कि बीजेपी के एक सांसद ने कुछ सवाल पूछा था, बाद होम मिनिस्टर को, उसने वापस ले लिया था। जब क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है तो उसके बाद ज़ीरो आवर स्टार्ट होता है। ये बेसिकली है टाइम पीरियड है जब एजेंडा ऑफ द डे जो लिया जाएगा ना उसके पहले और क्वेश्चन आवर के बीच के समय को बोलते हैं ज़ीरो आवर। उसके अलावा बियॉन्ड द ऑप्टिक्स, इंडिया मस्ट पुश फॉर इट्स विजन फॉर अ शेयर्ड ग्लोबल ऑर्डर अक्रॉस रीजन्स। इसमें दिया हुआ है जो अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं 3 कंट्रीज़ में, ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया, उसमें अलग अलग चीज़ है कि क्या कोऑपरेशन का क्या बात चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज़ में भी रहता है और आपको पता भी रहना चाहिए, मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प होगा। पहला क्या है, पहला तो आपको ये 3 नाम ठीक है याद है, नहीं है ठीक है, कि ओमान गए थे, जॉर्डन गए थे, इथियोपिया गए थे, ऐसे ही लिख दिए हम। उसमें ओमान जो है वो एक जीसीसी का काउंसिल, वो मेंबर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है वेस्ट एशिया में, जो ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसके कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। ये बेटर रहेगा कि आप याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी को आदत है ऐसे पूछने का कि विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर या विच ऑफ दीज आर अ मेंबर। जैसा जैसे एक बार पूछा था कि ये पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे एक वीडियो में कि एशियान का जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसमें 2 एक्स्ट्रा नाम दे दिया था, तो वो आप ध्यान में रखिएगा कि हाँ मेंबरशिप कौन कौन सा है। इसमें अगर आप मैप में देखिएगा तो ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है बहरीन, ये जो निकला हुआ है ये कतर है, यहाँ पे यूएई है, और ये पूरा जो है ये ओमान है। इसमें फिर आपको पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें आपको पता रहना चाहिए, ये बाबल मंदब है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है। रेड सी से कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ से कौन कौन से कंट्रीज है, ये आपको याद रहना चाहिए, तो वो आपको मदद करेगा। इसके अलावा एक टर्म जो इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इथियोपिया गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें इंडिया अफ्रीका समिट एक होता है, जो पहला हुआ था 2008 में, फिर हुआ 2011 में, फिर हुआ 2015 में। 2015 के बाद ये अभी तक नहीं हुआ है।
तो इस पे भी एक पीवाईक्यू देखते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2015 में ही समिट हुआ था। तो एक बात हो रहा है कि इसको रिवाइव किया जाए और फिर से किया जाए। दूसरा, एक ब्रिक्स टर्म न्यूज़ में ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स है, इसमें अभी मेंबरशिप का इसमें एनलार्जमेंट हुआ है, कुछ कुछ नए मेंबर्स आए हैं। उसके अलावा इसका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उस पे भी सवाल उस पे नहीं आया है, AIIB पे आया है। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, लंबा सा नाम है, इसको शॉर्ट में IMEC बोलते हैं। ये G20 जब इंडिया में था ना, उस समय ये लॉन्च हुआ था। ये बेसिकली क्या एम कर रहा है कि यहाँ इंडिया से ये इधर जाएगा पर्शियन गल्फ, यहाँ पे बाय सी, उसके बाद यहाँ बाय सी ही ये पहुँचेगा सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया में फिर बाय लैंड या बाय रेल ये पहुँचेगा, ये बॉर्डरिंग पे पहुँचेगा, यहाँ से ये लेके जाएगा इसराइल, इसराइल में हाइफा पोर्ट, वहाँ से फिर ये जाएगा ग्रीस और यहाँ से जाएगा यूरोप। तो बेसिकली ये चाह रहा है कि इंडिया को कनेक्ट करे यूरोप से, इसीलिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक बार INSTC से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, उससे सवाल आ चुका है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से पार्टनर्स है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक टर्म यूज़ किया है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ आपको मेंस आंसर राइटिंग में या कंक्लूजन में बहुत अच्छा टर्म है, या इंट्रोडक्शन में भी ये टर्म आपको समझना चाहिए कि जो सदर्न हेमिस्फीयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो जैसे अफ्रीका के कंट्रीज़ हो गए, लैटिन अमेरिका के और कुछ एशिया के कंट्रीज़ हो गए उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं। इसका लीडरशिप चाह रहा है इंडिया। इंडिया चाह रहा है कि हम इसके लीडर बन जाएं, लेकिन इंडिया को कंपटीशन है चाइना से। जैसे अभी हम लोग देखें कि जो इंडिया अफ्रीका समिट है वो 2015 से नहीं हुआ है, तो 10 साल हो गया, लेकिन अब तो 11 साल हो जाएगा। जो चाइना है वो बहुत सारे जगह माइनिंग का और ये ले चुका है, जो लीज। उसके अलावा ये वाला आर्टिकल आप देखिए, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज। इसमें यही आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड रीचिंग 100 बिलियन, लेकिन चाइना का जो है वो 200 बिलियन है, हम लोग से दुगना है। तो अफ्रीका का जो रिलेशन है इंडिया का, वो कैसे इम्प्रूव हो, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल साउथ का। उसके अलावा लैटिन अमेरिका में हम लोगों का उतना रीच नहीं है, और जो हमारे नेबर्स है वो भी ज़्यादा फ्रेंडली अब बचे नहीं हैं। बांग्लादेश अभी गुस्सा है, मालदीव्स में ढंग का नहीं है, नेपाल में कभी इधर कभी उधर होते रहता है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली। तो ये सब आपको ग्लोबल साउथ के टर्म्स में पता होना चाहिए। एक लुक वेस्ट पॉलिसी इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी जो है, ये जैसे इंडिया का एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, वैसे ही एक लुक वेस्ट पॉलिसी है इस एरिया के लिए। इसमें ईरान आ जाएगा, इराक आ जाएगा, ये पेनिनसुलर इंडिया पे अरेबियन पेनिनसुला आ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है इसको, फॉर्डर पॉइंट के तौर पे अगर वेस्ट एशिया पे कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप घुसा सकते हो। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गाजा इसराइल। इस पे भी सवाल बनता है, क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में है, और आज इंटरनेशनल पेज वाले में देखेंगे कि इसराइल अभी वेस्ट बैंक में और वो बना रहा है अपना जो एरियाज हैं जिसको वो कैप्चर किया है, उसको एक्सपैंड कर रहा है। तो पता नहीं ये लोग पीस, एक तरफ पीस का बात कर रहे हैं, एक तरफ अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं वेस्ट बैंक में। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। पैलेस्टीन और इसराइल का जो प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। इसका अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री पता हो तो फ़ायदा होगा इंट्रोडक्शन लिखने में। इसके अलावा यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने एक लिखा है, फिर उसी पे मनरेगा पे, तो ठीक है लेसन्स। और हाँ, इसमें अगर आप पढ़िएगा ना तो ढेर सारा 4-5 पॉइंट दिया हुआ है कि कैसे इंडिया अफ्रीका का जो रिलेशन है उसको सुधार सकते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं इंडिया अफ्रीका पे तो ये काम आ सकता है। उसके अलावा ये लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पोल्यूशन,
इसमें वही है कि जो रिएक्टिव जो अप्रोच इंडिया का है वो काम नहीं करेगा। बीजिंग का मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच था, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, यही सब है। आप अगर क्वेश्चन आता है एयर पोल्यूशन पे तो आप उसमें रिकमेंडेशंस में या वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो बीजिंग का एग्जाम्पल। तमिलनाडु का SIR पे है। वाई इज अलान वोटर फ्रॉड, व्हाट इज अलान वोटर फ्रॉड केस? अभी कुछ दिन पहले आया था कि बीजेपी के एक MLA थे, उनको उन पे ये लगा है आरोप, तो उसी पे मेरे को काम का नहीं लग रहा। ये तो ऐसे ही है, उसको रहने देना। वेस्ट बंगाल पुलिस वॉर्न्स अगेंस्ट मिसलीडिंग रिमार्क्स। अब वो वहाँ भी कोई मर्डर हो गया है, तो अब कल परसों में एक हिंदू को बांग्लादेश में मार दिया, तो उसी पे बोल रहे हैं कि नहीं, उसका रिएक्शन में नहीं मारे गए, ऐसे ही न्यूज़ है। सेंटर रिजेक्ट्स माइनिंग पुश चार्ज बिहाइंड अरावली डेफिनेशन। अरावली का डेफिनेशन अब ये लोग क्या कर दिए हैं, कोर्ट का डेफिनेशन है कि जो भी 100 मीटर्स के ऊपर है, जो भी हिल्स, वही अरावलीज है। तो अगर ये होगा तो अब सरकार बोल रही है कि नहीं, इस डेफिनेशन के हिसाब से ओनली पॉइंट समथिंग वो होगा जो माइनिंग के लिए अलाउड होगा। लेकिन अब ये तो आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो ना बिना मतलब का। तो गलत डेफिनेशन दे दिया गया है उसको, थोड़ा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विथ एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर अबव इट्स लोकल रिलीफ, वही अरावली होगा। अब ये तो ऑब्वियसली नुकसान का है। स्नोफॉल एंड्स प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल लिफ्ट्स होप फॉर विंटर टूरिज्म इन द कश्मीर वैली। ये आप लोग भी नोटिस किए होंगे, अचानक 1-2 दिन से ठंड बढ़ गई है, कश्मीर में रेनफॉल हो रहा है, ये स्नोफॉल हो रहा है। ये हुआ ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो शायद इंडिया में अभी एंटर कर गए हैं, मतलब वो आते रहता है, अभी एंटर किया होगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें एक टर्म जो आप लोग ध्यान में रखिएगा वो है चिलाई कलान। ये चिलाई कलन UPSC एक सिंपल वन वर्ड एसोसिएशन दे देगा कि अ, या तो पूछ देगा कि चिलाई कलन क्या है, वो दे देगा कि पोट्री का स्टाइल है, थिएटर है, या कश्मीर में कुछ है, ऐसा कुछ दे देगा रैंडम। और आपका 2 नंबर का अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं ध्यान में रहेगा, तो वो 2 नंबर चला जाएगा। बहुत इजी सवाल पूछेगा इससे। कोल स्कैम PIL। उसके बाद देखते हैं, देखिए जो कल एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, वो जो काफ बचा हुआ था जो क्रिटिकल कंडीशन में था, उसका डेथ हो गया है। संघ परिवार ट्राइंग टू इंसाइट कम्युनल क्लैश। अब रिव्यूज मेजर्स टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसका तो कल ही हम बोले थे। इसमें टर्म है NTCA, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन होता है? कोई भी ऐसा बॉडी जो किसी लॉ के तहत बना है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोई बॉडी अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, मतलब सरकार ने ऑर्डर दे दिया, जैसे नीति आयोग या पहले जो प्लानिंग कमीशन था, वो सबको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। वो उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, वो बस एक रेजोल्यूशन पे है। तो NTCA जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बना था 2006 में, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना हुआ है 1972 का। इसके चेयरमैन यही है, भूपेंद्र यादव। जो भी मिनिस्टर होंगे, ये MOEFCC के, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके जो भी मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन होंगे NTCA के। ये करता क्या क्या है, तो एक तो ये टाइगर सेंसस करवाता है हर 4 साल में। उसके बाद ये मॉनिटरिंग करता है, जो भी ये टाइगर रिजर्व्स होते हैं उसमें टाइगर्स ठीक हैं, या जो सिचुएशन अच्छा रहना चाहिए, क्या उसको बोल, जो टाइगर्स के हिसाब से वो जो हैबिटेट है वो ढंग का होना चाहिए, तो उसके लिए एम स्ट्राइप्स है। और अभी जो प्रोजेक्ट चीता हो रहा है वो भी NTCA ही करवा रहा है। तो इतना आपको पता रहना चाहिए कि NTCA क्या है, क्या उसका रोल है। न्यूक्लियर एनर्जी बिल रश्ड इन पार्लियामेंट। अब ये फिर ओपोजिशन बोल रही है। कांग्रेस सेटल्ड बांग्लादेश, अब ये अलग बोल रहे हैं। कांग्रेस हिट स्ट्रीट्स, ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है। पेपर वर्क कैन नॉट इरेज द महात्मा ही लिव्स। फिर मनरेगा मनरेगा हर जगह वही चल रहा है, ये शायद वापस लेना पड़ेगा इनको। स्पीडी जस्टिस एल्यूट्स कंज्यूमर से। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है, डेटा आप रख सकते हो, कहीं लिख लो, नोट कर लो, काम आएगा शायद। वो कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि इसरो एक ब्लू बर्ड नाम का सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो उसमें एक
ये वाला जो है ना ब्लू बर्ड, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट का है। उस दिन हम शायद बोल रहे थे जियोसिंक्रोनस में भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, लेकिन उसमें लेटेंसी बढ़ जाता है, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में रखा है। इसको भी हम लोग एक टर्म देखे थे, मेगा कॉन्स्टिलेशंस, तो इसको भी मेगा कॉन्स्टिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका ब्लू बर्ड का 5 ऑलरेडी हो चुका है, और अब जो हो रहा है वो ब्लॉक 2 है, तो इसमें भी ढेर सारा सैटेलाइट जाएगा, तो ये भी एक मेगा कॉन्स्टिलेशन कहा जा सकता है। महबूबा मुफ्ती का कुछ न्यूज़ है। वाटर स्कार्सिटी थ्रेटन्स मॉडल ट्राइबल स्कूल, इसका आप प्रॉपर ये एक एग्जांपल बन सकता है मेंस में। इसमें प्री के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेंस के लिए अच्छा है। यहाँ पे एक स्कूल चलता है, वहाँ पे ढेर सारे जगह के स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे कुछ पानी का कमी पड़ रहा है, उसके कारण वो स्कूल थ्रेटन हो रहा है। बिजनेस तो आज रहता नहीं है। फॉरेन में देखिए यूएस, ये वेनेजुएला, ये ब्लॉकेड लगा दिया था वेनेजुएला पे, तो उसी में टैंकर को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया है। इमरान खान को जेल हो गया, बोल रहे प्रोटेस्ट करो। इसराइल अप्रूव्स 19 न्यू सेटलमेंट्स इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। अब ये ख़त्म नहीं करेगा जब तक उसको पूरा ऑक्यूपाई ना कर ले, ये कभी ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। क्रेमलिन डिनाइज 3 वे टॉक्स बिटवीन यूएस, यूक्रेन एंड रशिया, ये अलग चल रहा है। तो उसमें आप याद रखिएगा, यूक्रेन में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर आते हैं, जैसे कल मोडेसा आया था, तो वो सब याद रखिएगा। पुटिन्स रेडीनेस टू स्पीक विथ मैक्रोन, वेलकम, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स है, और एक ये न्यूज़ है साइंस में, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सदर्न ओशियन कार्बन एनोमली रिवील्स व्हाट मॉडल्स कैन मिस। ये जो आर्टिकल है, ये बेसिकली क्या है कि जो सदर्न ओशियन है, मतलब अंटार्कटिका के इर्द गिर्द जो ओशियन है, उसमें पहले ये आर्गुमेंट हो रहा था कि वो एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, जो सदर्न ओशियन है। तो उसमें आर्गुमेंट दे रहे थे, कुछ मॉडलिंग था कि कुछ कुछ धीरे धीरे ये कार्बन सिंक खत्म हो जाएगा और कार्बन एमिट करने लगेगा सदर्न ओशियन। तो अभी एक नया रिसर्च आया है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो ऐसा नहीं हो रहा है क्यों, वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक चीज़, ग्रेट ओशियन कन्वेयर बेल्ट। ये क्या होता है ना कि जो समुद्र का जो पानी होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो ऐसे अलग अलग कन्वेयर बेल्ट्स में ये मूव होता है। कहीं जहाँ ये ऑरेंज है, ये गर्म पानी है, मतलब ये सरफेस वाटर है, और जहाँ पर ये ब्लू है, ये ठंडा पानी है। जैसे देखिए ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पोल से आ रहा है। गर्म पानी कहाँ से जा रहा है, तो इक्वेटर से जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे साउथ में देखिए सदर्न ओशन एकदम स्ट्रेट एक जाता है। तो ये एक कन्वेयर बेल्ट होता है जिसमें कि ओशन का पानी मूव करते रहता है, और इसके कारण जो होता है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये ठंडा एरिया है, ये पूरा आर्कटिक ओशन, ये अंटार्कटिक ओशन ठंडा एरिया है, यहाँ पे पानी ठंडा होगा, यहाँ से पानी जाएगा इधर, तो यहाँ इसको थोड़ा मॉडरेट करेगा। ये गर्म पानी है इक्वेटर का, ये जाएगा पोल की तरफ, तो इस एरिया को थोड़ा वार्म करेगा। तो इस तरह से जो ये पानी का जो मूवमेंट होता है, ये क्लाइमेट को, वेदर को, ग्लोबल क्लाइमेट को असर करता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो एक दिमाग में आता है वो होता है, यहाँ से जाता है नॉर्थ वेस्ट ड्रिफ्ट बोलते हैं, ये इंग्लैंड की तरफ जाता है। तो ये जो वार्म करंट है ना, ये इंग्लैंड के जो क्लाइमेट है उसको, जो पानी है उसको थोड़ा गर्म रखता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं या तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन या ग्रेट ओशियन कन्वेयर बेल्ट। अब ग्रेट ओशियन कन्वेयर बेल्ट का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ऑफ द सदर्न ओशियन। मतलब यहाँ पे पानी जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे का पानी ऊपर आएगा। वो कैसे होता है वो देखते हैं अब। तो देखिए जो सदर्न ओशियन है उसमें बेसिकली ये मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो सदर्न ओशियन है वो कार्बन सिंक है, और अब वो धीरे धीरे कार्बन वो एमिट करने लगेगा एयर में। तो उस कंटेक्स्ट में, उस चीज संदर्भ में समझने का ट्राई करिए कि वहाँ पे जो सरफेस पे कोल्ड वाटर होता है और नीचे में कार्बन रिच वार्म वाटर होता है। तो ये जो कोल्ड वाटर होता है ये एक लिड के तौर पे काम करता है, कि वो नीचे वार्म वाटर, ये ओशन कार्बन रिच वाटर है, और उसके ऊपर
एक सरफेस परत है ठंडे पानी का जो कार्बन को एयर से के कांटेक्ट में आने से रोक रहा है। अब पहले जो कुछ मॉडलिंग हुआ था कंप्यूटर से, वो क्या बोल रहा था कि जो वेस्टर्ली विंड्स आपको पता होगा जो सदर्न हेमिस्फेयर में बहते हैं, वो वेस्टर्ली विंड्स और ज़्यादा जो जीएजीज होगा वो पंप करेगा कार्बन रिच वाटर को सरफेस के तरफ और उससे रिलीज होगा CO2 इनटू द एयर। अब ये कैसे होगा? हवा जब ज्यादा बहता है ना तो उसे अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग मतलब नीचे का जो पानी वो क्या करेगा, जो ऊपर का सरफेस का जो पानी है वो उसको बहा के लेके जाएगा, और वो क्योंकि पानी हट गया तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। तो वो कंप्यूटर मॉडलिंग बोल रहा था कि ये जीएचजी के कारण, वेस्टर्ली विंड्स के कारण ये जो अपवेलिंग है, मतलब सरफेस पानी ठंडा वाला हटेगा और कार्बन रिच पानी ऊपर आएगा और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और CO2 रिलीज होगा। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। ये मॉडल क्या बोल रहा था कि एज जीएचजी रोज, ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे बढ़ेगा, वेस्टर्ली विंड इन सदर्न हेमिस्फेयर वुड शिफ्ट पोलवर्ड्स। जो अभी मिड लैटिट्यूड में होता है वो उसके कारण वो पोलवर्ड्स आएगा। पोलवर्ड आएगा तो वो पानी को हटाएगा ऊपर का और नीचे का पानी ऊपर आएगा, जिसको बोलेंगे अपवेलिंग। अपवेलिंग होगा तो CO2 हवा में चल जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि वैसा बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो वैसा क्या रहा है? तो बोल रहे हैं कि हाँ, डीप वाटर जो है, जो नीचे का जो पानी है, जो कार्बन रिच पानी है, वो ऊपर तो आया है, उसका जो लेवल है वो बढ़ा है, लेकिन वो अभी तक हवा के कांटेक्ट में नहीं आया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो सदर्न ओशन का जो पानी है वो रेनफॉल के कारण और आइस मेल्टिंग के कारण वो हल्का हो रहा है और ये सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? स्ट्रैटिफिकेशन हो जा रहा है। आपको अगर वाटर का जो डेंसिटी है और उसका जो सैलिनिटी होता है, उसके कारण वाटर ऐसे लेयर्स में रहता है। तो यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि एक पतला सा एक लेयर बन गया है। तो ये पतला सा जो लेयर बना है, ये जो कार्बन रिच वाटर है इसको हवा में जाने से रोक रहा है। तो उसके कारण अभी तक जो कार्बन सिंक है वो बदला नहीं है, वो अभी तक कार्बन सिंक ही है। तो ये एक मतलब इसको बोल रहे हैं कि कुछ समझने में कंप्यूटर मॉडलिंग को कुछ गड़बड़ हुआ था, इसके कारण नहीं समझ पाया कि भाई यह एक नया फेनोमेना हो गया जो कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाया। तो होना क्या था कि अब वेस्टर्ली विंड के कारण अपवेलिंग होता, मतलब वो सरफेस वाटर को हटाता, नीचे का कार्बन रिच पानी ऊपर आता और उसके कारण वो कार्बन को रिलीज करता। लेकिन हो क्या रहा है कि बारिश के कारण और जो पोलर वाटर जो मेल्ट हो रहा है उसके कारण एक पतला सा परत बन गया है फ्रेश वाटर का। वो नीचे के पानी को, कार्बन रिच पानी को हवा के कांटेक्ट में आने से रोक रहा है, जिसके कारण अभी तक वो पोलर वाटर जो सदर्न ओशन का पानी है, जो ओशन जो कार्बन सिंक था, वो कार्बन सिंक ही अभी तक है। लेकिन आगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये कमजोर पड़ रहा है। ये मान रहे हैं कि हाँ अभी तक कार्बन सिंक ही है, अभी तक कार्बन रिलीज नहीं होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा जो अभी हम लोग का चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो उसके कारण वो स्ट्रैटिफिकेशन कमजोर पड़ रहा है। तो ये देखिए क्या लिख रहा है, strong winds could more easily reach below the stratified layer and into the deep waters than that are warm, saline and rich in carbon dioxide. Once these waters mix, it will be harder to re-stratify the upper layers. जो ये stratification हो रहा है ये इसको करना मुश्किल हो जाएगा और उसके कारण फिर कार्बन रिलीज होने लगेगा। तो ये इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि
टॉपिक्स जैसे कि ये तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है। जैसे अभी पीवाईक्यू देखेंगे, वो सिंपल सवाल पूछा है कि भाई जो एशियन जो वार्मिंग हो रहा है आर्कटिक और अंटार्कटिक का, उससे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि सदर्न ओशियन में ऐसा चेंज आ रहा है जिसके कारण वो जो कार्बन सिंक है वो अब रिलीज हो रहा है, रिलीज होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। और ये रिलीज होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मेल्टिंग हो रहा है या जो भी कारण है उसके कारण अगर जो कार्बन स्टोर्ड है अंटार्कटिक पानी में वो अगर रिलीज होता है तो उससे क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ये पूछ सकता है। ये भी पूछ, उसमें थोड़ा सा आप बता दोगे अगर कि कैसे हो रहा है तो अच्छा होगा। ये वही है कि कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो रीजनल वाला पार्ट है आज उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही छोटा मोटा छुटपुट। ये देखिए, सीएम पिचेस रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज अ सोल्यूशन टू पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन पे आता है तो वे फॉरवर्ड में ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया में यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत खराब है। फिर वही सब है न्यूज़ में, ये कर्नाटका में कुछ चल रहा है खटपट जाट का, फिर ये लोग अपना वैसा कुछ उसके बाद मेरे को मिला नहीं। तो देखते हैं, आज का पीवाईक्यू देख लेते हैं। आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोग को आर्टिकल जो सदर्न ओशन के ऊपर है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट, ये सारा जो है ये ये टॉपिक जो है ये ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी का एक मिक्सचर है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, 2017 में पूछा है कि द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। देखिए वो कभी न्यूज में रहा होगा उस समय, और सिंपल सा सवाल पूछ दिया, इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। सिंपल सा सवाल है। अब इसमें एक पूछा है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, ये जो भी टाइगर हैबिटेट होता है ना वो कोर बफर स्ट्रेटेजी भी चलता है, ये उसका कोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे कोर होगा, हो सकता है यहाँ पे भी एक कोर एरिया हो, यहाँ पे भी एक कोर एरिया हो। तो पूछ रहा है कि ये जो क्रिटिकल, और इसको ये जो कोर एरिया है ना इसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो ये सवाल सिंपल पूछ रहा है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका सबसे ज़्यादा है। ये ऐसे तो लोग यूजुअली हम लोग यही पढ़ते हैं कि भाई किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, लेटेस्ट कौन सा 2-3 टाइगर रिजर्व जो आता है हर साल, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो ये थोड़ा मेरे को हार्ड नहीं लगा ये सवाल। इसका आंसर होगा नागार्जुना श्रीशैलम, ये 2020 का सवाल है। इंडिया अफ्रीका समिट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, वो 2016, ये देखिए पता नहीं चल रहा है लेकिन ये 2016 का सवाल है। क्यों? क्योंकि 2015 में हुआ है तो 2016 में पूछा है। द इंडिया अफ्रीका समिट हेल्ड इन 2015 वॉज द थर्ड सच समिट, ये वाला सही है, was actually initiated by जवाहरलाल नेहरू in 1951। ये तो गलत है ना। आप मतलब इतना लॉजिक लगाइए कि 1951 में अगर जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट करेंगे तो 2015 में क्या केवल तीसरा समिट होगा? तो दोनों में से तो एक ही सही हो सकता है। तो अगर उतना अगर लगाइएगा लॉजिक तो ए होगा, और आंसर वन ओनली ही है क्योंकि ये वाला गलत है। तो उस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो अभी सदर्न ओशन डिस्कस किए हैं उस पर एक क्वेश्चन मिला कि हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। ये है 250 मार्क्स का है, 2021 का सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अगर ऊपर ऊपर पता है तो आप लिख दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि कैसे असर करता है। जैसे जो ग्रेट ओशियन कन्वेयर बेल्ट है ये वीकेंड होगा, जो ओशियन करेंट्स हैं वो वीकेंड होंगे। उसके अलावा क्योंकि ये वीकेंड हो रहा है तो इसके कारण जो उसके ऊपर जैसे कोस्टल एरियाज में जो जहाँ गर्म पानी आके उसको ठीक कर रहा है, जैसे नॉर्थ विंड ड्रिफ्ट, नॉर्थ वेस्ट ड्रिफ्ट, वो इंग्लैंड कोस्ट को वो उसको असर करेगा। या जैसे आर्कटिक, अब हम लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है तो उसके कारण क्या असर पड़ेगा। तो ये सब आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये सब एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, आपको किसी और सोर्स को रेफर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बस थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे को मेल करना। और
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।